परीक्षा एक ऐसा शब्द है जिसे लेकर हर व्यक्ति में डर रहता है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है और तैयारी के स्तर पर ही परीक्षा परिणाम निर्भर करता है। अतः लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमें सर्वश्रेष्ठ तैयारी करना चाहिए। परीक्षा की सर्वश्रेष्ठ तैयारी हेतु आज मैं आपके सामने कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला है लक्ष्य का निर्धारण। सर्वप्रथम आप अपनी क्षमता और योग्यता के अनुरूप अपनी कार्य योजना, अपनी दिनचर्या, खान पान आदि का निर्धारण करें। जब तक हम शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी कार्य योजना को मूर्त रूप नहीं दे सकते। यदि हम हमेशा किसी भी कारणवश टेंशन में रहते हैं या शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में लक्ष्य प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है। जिस तरह अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ चिड़िया की आंख थी, ठीक उसी प्रकार आपका ध्यान भी सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति होना चाहिए। दूसरा है योजनाबद्ध अध्ययन। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजनाबद्ध अध्ययन पहली शर्त है। योजनाबद्ध अध्ययन से सफलता प्राप्ति सुनिश्चित हुए। आपको किस विषय को कितने समय में पूर्ण करना है, किन विषयों को पहले पढ़ना है, कितने समय पर कोर्स पूरा कर लेना है, कब रिवीजन प्रारंभ करना है, इन सभी की आपको कार्य योजना बनानी होगी। एक बात गौरतलब है कि कार्य योजना बनाते समय हमें हर परिस्थिति को देखना है, अर्थात व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाकर कार्य योजना बनाएं, तभी यह योजना मूर्त रूप ले पाएगी। जैसे किसी माह आपके यहाँ शादी है, तब उस स्थिति में उस माह के लिए आप कम काम निर्धारित करें, क्योंकि आपको शादी परिवार के लिए भी समय निकालना है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी कार्य योजना को लिखित रूप में लिखकर भी अपने पास रखें, ताकि आपको यह याद रहे कि हमें कब क्या करना है। टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। योजना को सफल बनाने हेतु टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। सुबह से रात तक की दिनचर्या निर्धारित होना चाहिए। किस विषय को कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, यह सब निर्धारित कर लें। शिक्षाविदों का मानना है कि सुबह हमारा मन मस्तिष्क तरोताजा रहता है, अतः उस समय हमें याद करने का कार्य करना चाहिए। दोपहर में खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, उस समय गणित, भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये विषय पढ़ना चाहिए। रात में हिंदी, इंग्लिश और अन्य सामान्य विषय पढ़ना चाहिए। टाइम टेबल में मनोरंजन, खेलकूद, आराम आदि के लिए भी समय निर्धारित करना चाहिए। टाइम टेबल बनाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसका कड़ाई से पालन करना भी आवश्यक है। जिसने समय को साध लिया, समय उसके जीवन को साध लेता है। नेपोलियन का यह कथन पूरी तरह सत्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात है पूरे सत्र करना अध्ययन। कुछ विद्यार्थियों को यह मानना होता है कि परीक्षा आने पर कुछ समय पहले से पढ़ाई प्रारंभ करेंगे और वे परीक्षा के मात्र 2 या 3 माह पूर्व ही पढ़ाई करना प्रारंभ करते हैं, किंतु यह प्रक्रिया पूरी तरह गलत है। इसके द्वारा हम बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरे सत्र अध्ययन करना चाहिए। पूरे सत्र जब आप जैसी कड़ी मेहनत करते हैं, तब आपको बेहतर परीक्षा परिणाम लाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि परीक्षा के पूर्व आप बीमार हो जाते हैं या परिवार में कोई कार्य आ जाता है, तो उस स्थिति में भी पूरे सत्र पढ़ाई करने वाले छात्रों के परीक्षा परिणाम पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। एक बात और मैंने यह देखी है कि कुछ बच्चे सभी विषयों को समान महत्व नहीं देते। यह स्थिति साइंस के फैकल्टी
के छात्रों के साथ अधिक देखने को मिलती है। वे अपना अधिकतम समय साइंस के सब्जेक्ट को देते हैं, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों को उतना महत्व नहीं देते हैं, जबकि ये स्कोरिंग विषय होते हैं। अच्छा प्रतिशत लाने के लिए सभी विषयों को समान महत्व देना चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में अधिकतम अंक लाकर आप अपने प्रतिशत के ग्राफ को अधिक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार करें तैयारी। आज अधिकतम प्रतिशत लाना बहुत अधिक आसान हो गया है, क्योंकि अब प्रश्न पत्रों का निर्माण ब्लूप्रिंट के आधार पर होता है। अतः आप पेपर की तैयारी ब्लूप्रिंट के आधार पर करें। किस अध्याय से कितने अंकों के प्रश्न आएंगे, प्रश्नों का प्रकार क्या होगा, प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे या दीर्घ उत्तरीय होंगे, उसी के अनुरूप तैयारी करें। इससे समय और ऊर्जा दोनों की ही बचत होगी। साथ ही किस इकाई को कितना महत्व देना है यह भी निश्चित हो जाएगा। पुराने प्रश्न पत्र जो भी हैं उनका विश्लेषण अवश्य करें। गत वर्ष के प्रश्न पत्र आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। गत वर्ष के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करें। इससे प्रश्न पत्र का हमको प्रारूप पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसी के अनुरूप तैयारी करें। उदाहरण के लिए वर्तमान में हिंदी विषय में 10 अंकों की बजाय 7 अंकों का या 4 अंकों का निबंध आता है, तो हमें उतने ही अंक के निबंध की तैयारी करना है। कुछ बच्चे ये देखते हैं, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों की यह समस्या होती है कि उनकी लिखने की स्पीड कम होने की वजह से सभी प्रश्नों के उत्तर लिख नहीं पाते हैं, उन्हें समय कम पड़ जाता है। इस समस्या का यही समाधान है कि आप रोज लिखने का अभ्यास करें। इससे न केवल आपकी स्पीड बढ़ेगी, वरन आपके प्रस्तुतिकरण में, आपके प्रेजेंटेशन में भी सुधार आएगा। लिखकर याद करने से हमको कोई भी विषय वस्तु, कोई भी कंटेंट लंबे समय तक याद रहता है। और हाँ, समय समय पर रिवीजन जरूर करें। जो भी विषय वस्तु, पाठ आप याद करते हैं, उनका समय समय पर रिवीजन करना जरूरी है। आपने कोई लेसन याद किया है, यदि आप लंबे समय तक उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाएंगे। उसे पुनः याद करने हेतु आपको उतनी ही समय लगेगा, उतनी ही एनर्जी लगेगी। यदि आप समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत ही कम समय में उसे पुनः याद कर लेंगे, या आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। प्रसिद्ध कवि कबीरदास का दोहा यहाँ प्रासंगिक है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। चिंतन और मनन करना। जब भी आप फुर्सत में हों, आपने जो भी पढ़ा है उसका चिंतन एवं मनन करें। मन ही मन दोहराए। जहाँ भी आप अटक रहे हों वहाँ बुक खोलकर देखें कि आप कहाँ भूल कर रहे हैं। इस प्रकार आप कहीं भी इस प्रक्रिया से अपनी विषय वस्तु को याद कर सकते हैं। नोट्स, खासकर शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ें। कुछ विद्यार्थी पुस्तक में से याद करते हैं, कुछ मैटर गाइड में से याद करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के समक्ष परीक्षा के दौरान समस्या आती है। उस समय मात्र 1 या 2 दिन में विषय का पूरा कोर्स याद और रिवीजन करना होता है। उस समय इतने कम समय में रिवीजन कर पाना कठिन होता है। अतः ऐसे समय विषय के नोट्स यहाँ वहाँ, खासकर शॉर्ट नोट्स पढ़ने से हमें भटकना नहीं पड़ता है। पूरी विषय वस्तु एक स्थान पर मिल जाती है। कम समय में ही पूरा रिवीजन हो सकता है। कमजोर विषय पर हमको अधिक मेहनत करना चाहिए।
संभवतः ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जो हर विषय में माहिर हो, जिसके लिए कोई विषय कठिन न हो। लगभग हर छात्र को कोई ना कोई विषय कठिन लगता है। जो भी विषय हमें कठिन लगे उस पर तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करें, उसे बहुत डिटेल में पढ़ें। फिर भी समझ ना आए तो इंटरनेट की मदद लें। यूट्यूब पर जो वीडियो उपलब्ध हैं उन्हें देखें। टीचर से अपनी समस्या बेझिझक पूछें। पूछने वाले 1 मिनट के लिए मूर्ख कहलाता है और न पूछने वाला जीवन भर के लिए मूर्ख बना रहता है। शिक्षण की हमें सभी विधियों का उपयोग करना चाहिए ताकि हम किसी भी विधि से अपना कंटेंट याद कर सकें। आपको लिखकर, बोलकर, चार्ट बनाकर, ग्रुप डिस्कशन, भ्रमण करके जैसे भी याद होता है आप वो तरीका अपना सकते हैं। आप अपने विषय वस्तु के अनुरूप किसी भी श्रेष्ठ विधि का चयन कर सकते हैं, जैसे रासायनिक समीकरण, संकेत चिन्ह आदि के लिए चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों की जानकारी हेतु भ्रमण पर जा सकते हैं। समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों के छात्र ग्रुप डिस्कशन के द्वारा अपने ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। एक दूसरे को समझाने से ज्ञान हमेशा बढ़ता है। संस्कृत में भी इस संबंध में एक श्लोक कहा गया है कि विद्या को कोई चोर चुरा नहीं सकता, विद्या दान से विद्या और बढ़ती है। इसलिए यदि हमें कुछ आता है तो हमें उस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए, न कि अपने ज्ञान को छुपाना चाहिए। रटकर नहीं, समझकर याद करें। याद हमेशा समझकर करना चाहिए। शिक्षाविदों का मत है कि रटकर याद करना पूरी तरह गलत है। रटा हुआ हम कुछ ही समय बाद भूल जाते हैं और वह हमारे मस्तिष्क पटल पर लंबे समय तक याद नहीं रहता है। जबकि किसी विषय वस्तु को यदि हम समझकर याद करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से याद रह जाता है। हम उसे अपने शब्दों में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। विषय वस्तु को किसी अन्य सामग्री या घटना से जोड़कर याद करना। आप अपनी पाठ्य सामग्री को किसी कहानी, घटना, स्थल आदि से जोड़कर याद कर सकते हैं। जैसे दोहा, छंद आदि को गाने आदि के रूप में याद कर सकते हैं। आवर्त सारणी को किसी ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। इस प्रकार कठिन से कठिन अधिगम सामग्री को, कठिन से कठिन कंटेंट को भी हम ट्रिक्स के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। कभी भी पढ़ाई हमेशा कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। इससे हमारा ध्यान भटक जाता है और पढ़ी हुई चीजें हमें लंबे समय तक याद नहीं रहती है। इसलिए हमेशा हमारा ध्यान पढ़ाई में एकाग्रचित्त होना चाहिए। विद्यार्थी में कौवा जैसी चेष्टा, बगुला जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए। उसे अल्पाहारी एवं घर परिवार के स्थान पर अपनी पढ़ाई और विद्या अर्जन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक विषय में हम अच्छे अंक ला सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे हिंदी एक स्कोरिंग विषय है, तो इसमें हम मात्राओं की गलती ना करें। निबंध लेखन है तो उसमें हम बहुत अच्छे ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। इस प्रकार हम हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। कुछ बच्चे लगातार कई घंटे पढ़ाई करते हैं और बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं। इससे वो बहुत अधिक थक जाते हैं। इसलिए पढ़ाई के दौरान कुछ समय का ब्रेक जरूर लेना चाहिए।
उससे हमारी एनर्जी और अधिक डेवलप हो जाती है। और रिसर्च से भी यह तथ्य उभर कर आया है कि जो लोग ब्रेक लेकर अपना काम करते हैं वे अधिक फ्रेश रहते हैं, उन्हें थकान नहीं लगती है। इसलिए पढ़ाई के दौरान ब्रेक लें, ब्रेक में मनोरंजक कार्य करें, कुछ देर आराम करें। ऐसा करने से आपका दिमाग की जो धार है वो तेज हो जाएगी, आप और अधिक एनर्जी फील करेंगे। हाँ, कुछ विद्यार्थी रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण उनको परीक्षा के दौरान फिर पेपर के दौरान उनको नींद आने लगती है और नींद की झपकियों के कारण वे ठीक ढंग से पेपर हल नहीं कर पाते हैं। अतः परीक्षा के दौरान पर्याप्त नींद लें, जिससे आपको फ्रेशनेस लगेगी और आप अधिक ऊर्जा के साथ परीक्षा दे पाएंगे। अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम परीक्षा भी दे पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि फरवरी मार्च में परीक्षा आती है, उस समय सर्द गर्म का मौसम रहता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार सर्दी खांसी हो जाती है। यदि हम उस समय आइसक्रीम, बर्फ़ के गोले, कुल्फ़ी आदि खा लेंगे तो हम और अधिक बीमार हो जाएंगे और साल भर की हमारी जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी और अपना परसेंटेज अलग कम हो जाएगा। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा के दौरान हमें हमारी दिनचर्या को भी बहुत ही मेंटेन करके रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, सुबह कुछ समय योग और व्यायाम करें, फिर टहलने चले जाएं, ईश्वर का स्मरण कर पढ़ाई की शुरुआत करें। हमारी दिनचर्या में 7-8 घंटे नींद के लिए भी होना चाहिए। कुछ मिनट, कुछ समय अपने दोस्तों के साथ गपशप करें। गपशप हमेशा हल्की फुल्की होना चाहिए। सुबह या शाम के समय कुछ पल मेडिटेशन करें, इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। आप चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो, कुछ पल अपने इष्ट देव के लिए निकालें, प्रार्थना करें, मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से एक अद्भुत शक्ति आपको प्राप्त होगी और अपनी पढ़ाई को सर्वोपरि प्राथमिकता दें। आपकी दिनचर्या उसी पर आधारित होना चाहिए। परीक्षा के दौरान हमारा खान पान बहुत ही सरल और साधारण होना चाहिए। जंक फूड या मसालेदार खाने से हमको बचना चाहिए। पढ़ाई के दौरान कुछ समय के लिए मनोरंजन के लिए भी निकालें। इस समय या तो आप कोई फिजिकल खेल खेल सकते हैं या म्यूजिक सुन सकते हैं। जिस भी काम में आपको आनंद आए वह काम कीजिए। इससे आपका दिमाग कुछ समय के लिए रिलैक्स हो जाएगा। वैज्ञानिक शोधों से ये याद हुआ है कि कुछ समय का मनोरंजन आपकी कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। इस विषय में अब्राहम लिंकन का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर कोई मुझे 6 घंटे पेड़ काटने के लिए देता है तो मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। तो ब्रेक करने से या कुछ समय मनोरंजन करने से हमारी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। एग्ज़ाम के समय हमें टेंशन फ्री रहना है, इसलिए किसी से भी कोई विवाद, कोई टेंशन, कोई उलझन न करें। किसी भी प्रकार के कोई विवाद में न पड़े, वरना होगा यह कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, आपकी शांति भंग हो जाएगी, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। विवाद और तनाव के कारण आपका पढ़ाई से ध्यान भंग हो जाता है। अतः परीक्षा के दौरान विवाद, तनाव, उलझनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, वरना आपकी वर्ष भर की गई मेहनत बेकार चली जाएगी। एग्ज़ाम के समय हमें बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। स्टूडेंट्स पेपर हल करते समय भी बहुत सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेपर हल करना भी एक आर्ट होता है। कभी भी पेपर घबराहट और हड़बड़ी में न पढ़े। पेपर हमेशा शांति के साथ पढ़े। घबराहट में या तो आप पूरा पेपर नहीं पढ़ पाएंगे या प्रश्नों का गलत अर्थ समझ लेंगे।
प्रश्न हमेशा सरल से कठिन की ओर हल करें। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि हमेशा प्रश्न पत्र में प्रश्न सरल से कठिन की ओर हल करें। यदि आप आरंभ में कठिन प्रश्न हल करते हैं तो हो सकता है कि आप उसमें उलझ जाएं, आपसे न बने, इसलिए आपका बहुत अधिक समय चला जाए और प्रश्न न बन पाने से आपका आत्मविश्वास भी कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा सरल प्रश्नों को पहले हल करें और कठिन प्रश्नों को बाद में, और कठिन प्रश्नों पर ही फोकस न करें। यदि आपका पूरा ध्यान पेपर के उस प्रश्न पर है जो आपके लिए सबसे अधिक कठिन है तो यह गलत है। ऐसा करने से आपका ध्यान भटक जाएगा और आप वे प्रश्न भी अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे जो आपके लिए बहुत ही सरल हैं। इसलिए पेपर में जो आपको आता है उस पर पूरा फोकस करें, पूरे ध्यान और एकाग्रता से आप उन्हें हल करें। उसके पश्चात कठिन प्रश्नों पर फोकस करें। आपको यदि पूरा प्रश्न नहीं बन रहा है तो जितना भी आपको आता है उतना लिखें, उससे संबंधित लिखें। जैसे गणित में कोई सवाल नहीं आ रहा है तो जितनी स्टेप आपको आती है उतनी स्टेप लिखें, उसे हल करने का पूरा प्रयास करें। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर छूट जाने पर कुछ छात्र यह कहते हैं कि क्या करें यार, आता तो सब कुछ था किंतु समय कम पड़ गया। ऐसी स्थिति में समय नियोजन न हो पाने के कारण निर्मित होती है। इसलिए सर्वप्रथम आप घड़ी पहनकर जाएं। 3 घंटे का प्रश्नों को समय के हिसाब से विभाजित कर लें। पहले 1 घंटे में 5 या 6 प्रश्न हल करें, फिर दूसरे घंटे में कुछ और प्रश्न, और अंत में इतने प्रश्न हमें हल करना है। 10-15 मिनट पहले प्रश्न पत्र हल कर लेना जरूरी है ताकि मुख्य बिंदु, कोटेशन, पॉइंट आदि पर अंडरलाइन कर सकें और यदि कुछ छूट गया है तो उसे पूरा कर सकें। हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही रोचक होना चाहिए। जैसे थाली को रोचक ढंग से सजाया जाता है, भोजन को सजाकर परोसा जाता है तो भोजन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि उत्तर पुस्तिका को सुंदर ढंग से सजाया जाए, यहाँ हमारा आशय फूल पत्ती बनाने से नहीं बल्कि हमें अपना आंसर बहुत ही सुंदर ढंग से लिखना चाहिए। यदि वह आकर्षक होगा, रोचक होगा तो उत्तर का मूल्य बढ़ जाता है, परीक्षक प्रभावित होकर अधिक अंक देता है। इसलिए हमेशा हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। मौलिकता को स्थान दें। जब किसी भी विषय पर हमको विचार व्यक्त करना हो तो उस समय रटे रिटाए विचार व्यक्त न करें, वरन अपने स्वयं के इस विषय पर क्या विचार है उसे व्यक्त करें। मौलिकता को स्थान दें। परीक्षक भी मौलिकता को पसंद करता है। उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण विषय पर निबंध लिखना है। इस विषय पर आप स्वयं के अपने कुछ नए विचार, कुछ अनूठे प्रयोग लिखते हैं तो यह अधिक प्रभावपूर्ण होगा। प्रदूषण नियंत्रण इस विषय पर यदि आप कुछ नए अनूठे प्रयास लिखते हैं तो इसका अलग ही महत्व होगा। परीक्षा में आपके पेपर में हमेशा साफ सफाई से लिखें, काटापीटी न करें। लिखावट साफ और स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि सुंदर अक्षर मनमोहक होते हैं, वही आपके व्यक्तित्व का आईना होते हैं। इससे परीक्षक प्रभावित होता है। और हाँ, कभी भी मात्राओं की गलती ना करें, इससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमेशा अंतर को समझकर प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन के कारण एक प्रश्न का उत्तर दूसरे में लिखाते हैं। उदाहरण के लिए खरीफ और रबी की फसल में अंतर पूछा है तो कुछ विद्यार्थी गलती कर देते हैं, रबी की फसल में खरीफ की फसल की विशेषता लिखाते हैं। तो आप अपने हमेशा अंतर को समझें और अंतर को समझकर ही उत्तर लिखें।
स्टूडेंट्स, एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो यह है कि हमेशा प्रश्नों को समझकर उत्तर दें, क्योंकि बहुत बार नासमझी के कारण गलत उत्तर दे दिए जाते हैं। इसलिए हमेशा ये देखें कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है और उसे जानकर ही उत्तर लिखें। बहुत से बच्चे हड़बड़ी में प्रश्न को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और उसका गलत अर्थ निकालकर गलत उत्तर लिख आते हैं। इसलिए प्रश्न को एकदम शांति से पढ़ें और समझें कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। अपने उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए, आंसर को प्रभावी बनाने के लिए आप चित्र और फ्लो चार्ट का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास बहुत कम समय होता है तब ये चित्र और फ्लो चार्ट गागर में सागर की तरह काम करते हैं। इनसे हम बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा किसी बात को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आंसर लिखते समय हमेशा शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न पत्र में एक निश्चित शब्द सीमा में प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः छात्रों को एक निश्चित शब्द सीमा में उत्तर लिखना आना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि छात्र शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, या तो बहुत बड़ा उत्तर लिखाते हैं या फिर 1 या 2 लाइन का एकदम छोटा उत्तर लिख देते हैं। इससे छात्रों का ही नुकसान होता है, उनके समय और ऊर्जा दोनों का अपव्यय होता है। इसलिए शब्द सीमा को ध्यान में रखकर उत्तर लिखना चाहिए। उदाहरणों का उपयोग करना। अपने उत्तर को प्रभावी बनाने हेतु उदाहरण देकर विषय वस्तु को समझाइए। इससे उत्तर प्रभावी तो बनता है, साथ ही विषय वस्तु को भी सरलता से समझा सकते हैं। जैसे यदि हमें महामारी के संबंध में लिखना है तो हम वर्तमान उदाहरण दे सकते हैं कि वर्तमान में कोरोना महामारी आई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बीमारी ने विकराल रूप धारण कर लिया। तो इस तरह के करंट उदाहरण देने से हमारे करंट नॉलेज का पता चलता है। और हमेशा प्रश्नों के भाव समझकर उत्तर लिखें। जो भी पेपर हमारा हो चुका है उसका एनालिसिस न करें। अक्सर होता यह है कि बच्चे जैसे ही पेपर होता है अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, किंतु यदि बिगड़ गया तो उसी की टेंशन में रहेंगे और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इससे उनका आने वाला पेपर भी बिगड़ जाता है। इसलिए जो पेपर हमारा हो चुका है उसका एनालिसिस ना करें। परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण समस्या जो आती है वो अक्सर यह देखने को आती है कि विषय का पूरा रिवीजन न हो पाना। परीक्षा के दौरान रिवीजन न हो पाना सबसे बड़ी समस्या है। कोर्स ज़्यादा होता है और समय कम। ऐसे समय में नोट्स काम आते हैं। छात्रों को चाहिए कि प्रत्येक विषय में एक डायरी में अपने नोट्स लिखकर लिखें, जिसमें अंतर, सूत्र, समीकरण सभी लिखे हुए हों, ताकि उनका रिवीजन करना आसान हो। परीक्षा हॉल में उत्तर भूल जाना, ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम आप अपना दिमाग शांत रखें। दूसरा, यह सोचें कि मुझे सभी कुछ याद है। दिमाग पर जोर डालें। उस प्रश्न से संबंधित मटेरियल याद करने का प्रयास करें। उससे कोई रिलेटेड बात या तथ्य याद करने का प्रयास करें। नींद ना आना। अधिकांश छात्रों की यह समस्या होती है कि उन्हें परीक्षा के दौरान नींद नहीं आती है, जिसके कारण उन्हें भारीपन लगता है, फ्रेशनेस नहीं लगती। ऐसा प्रायः तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं। अतः रिलैक्स रहें, ज़्यादा टेंशन न करें, शांति के साथ तैयारी करें, ज़्यादा सोच विचार करना बंद करें, क्योंकि नींद भी एक औषधि होती है। अतः पर्याप्त नींद लें। कुछ बच्चे परीक्षा के दौरान बहुत अधिक घबरा जाते हैं, बेचैनी होने लगती है, उन्हें स्ट्रेस होने लगता है, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ जाती है।
तो ऐसी स्थिति निर्मित न हो, इस बात का ध्यान रहे। नॉर्मल रहें, परीक्षा से घबराए नहीं, स्वयं की मेहनत एवं ईश्वर की कृपा पर विश्वास करें। यह सोचें कि घबराने से जो याद है हम वो भी भूल जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। एक अच्छे विद्यार्थी में कुछ विशेष गुण होना चाहिए। वो कौन कौन से गुण हैं जो एक अच्छे विद्यार्थी में होना चाहिए? सबसे पहला, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। स्वयं की योग्यता एवं क्षमता पर विश्वास होना चाहिए। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसे हम प्राप्त करके रहेंगे, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि परिंदों की उड़ान पंख नहीं हौसले तय करते हैं, पहाड़ पांव नहीं जज्बे चढ़ा करते हैं। जब हौसला बुलंद होता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, तब सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। डर को भगाना। परीक्षा शब्द ही ऐसा है कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी उससे भयभीत हो जाता है। परीक्षा को लेकर अंदर से डर बना रहता है। महाकवि तुलसीदास ने डर के बारे में कहा है कि भय बिन प्रीत न होई गोस्वाई। भय के बिना प्रीत संभव नहीं है। भय यदि सकारात्मक दिशा में है तो हम निश्चित तौर पर परीक्षा के भय से भयभीत नहीं होंगे। हमें घबराहट और चिंता नहीं करना चाहिए। हमें मेहनत से ज़्यादा चिंता को हम हरा सकते हैं। इसलिए साथियों, भय को सकारात्मक दिशा में लें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। नज़रअंदाज करना सीखें। आपको अपने स्वभाव में, व्यवहार में नज़रअंदाज करने की आदत शामिल करनी चाहिए। यदि परीक्षा के दौरान किसी से ना चाहकर भी हमारा विवाद हो जाए या घर में कोई टेंशन हो जाए, तो उस स्थिति में आपका यही गुण आपको मजबूती प्रदान करता है। हो सकता है कि किसी कारणवश आप परीक्षा हाल में लेट पहुंचे। परीक्षक आपको परीक्षा कक्ष में अंदर आने से आनाकानी करने लगे, तब आपको उनकी बातों को नज़रअंदाज करना होगा। शांति और सूझबूझ से उन्हें समझाना होगा। यदि आपने तेज में आकर विवाद कर लिया तो हो सकता है कि विवाद बड़ा रूप ले ले, आपकी मानसिक शांति भंग हो जाए, जिसके कारण आपका पेपर भी बिगड़ सकता है। इसलिए परीक्षा के दौरान अप्रिय स्थिति को नज़रअंदाज करना सीखें। असफलता से घबराना नहीं। सफलता और असफलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता यह दर्शाती है कि आपके प्रयास में कुछ कमी है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ओ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। अपनी कमजोरियों को दूर करें। हर शख्स में कमियां होती हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की ताकत होना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें दूर करने का प्रयास करें। जैसे किसी विद्यार्थी की कमजोरी है कि वह स्पीड से लिख नहीं पाता है। अपनी इस कमजोरी को दूर करने के लिए उसे खूब लिखने का प्रयास करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि नाव में एक छेद नाव को डुबो देता है। अतः आपको अपनी नाव को बिना छेद वाली बनाना है। अपनी कमियों को दूर करना है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। बिना परिश्रम के आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। आपको सफल होना है तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा। यदि आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करेंगे तो और अधिक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे कई घंटों की कड़ी मेहनत होती है। मेहनत से ही आप सफलता और शोहरत की बुलंदियों को छू सकते हैं।
मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे खोल देती है। हमेशा लगन के साथ आपको मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, क्योंकि लगन ही है जो आपके उत्साह को दोगुना करेगी। लक्ष्य को पाने के लिए जुनून होना चाहिए। यह जुनून ही आपको दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। लगन के पांव थककर चूर नहीं होते और द्वार उपलब्धियों के कभी दूर नहीं होते। कभी भी आलस्य न करें, क्योंकि आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य करना मतलब अपने कार्य को टालना, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। आलस्य करने से विद्या कभी नहीं मिलती है और विद्याहीन व्यक्ति के पास धन नहीं आता है। जिसके पास धन नहीं होता है उसका कोई मित्र भी नहीं होता है, और जिसके पास मित्र नहीं होता है उसे सुख कहाँ। इसलिए हमेशा परिश्रमी बने, आलसी नहीं। धैर्य, पेशेंस। एक अच्छे विद्यार्थी में धैर्य का गुण होना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में भी उसे अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इसलिए धैर्य सफलता की सबसे बड़ी कदम है या सबसे बड़ा पायदान है। हमेशा एक समर्पण की भावना होना चाहिए। विद्यार्थियों में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पण होना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसे अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। अपना समय वेस्टेज करना, यार दोस्तों के साथ घूमना, व्हाट्सएप फेसबुक पर चैटिंग करना, ये सब गलत आदत छोड़ना होगी। मनोरंजन करना एक अलग बात है और अपना टाइम वेस्ट करना एक अलग बात है। इसलिए अपने डेडिकेशन के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि जमाना आज नहीं डगमगा के चलने का। संभल भी जाओ, अभी भी वक्त है संभलने का। तो ये कुछ खास गुण है जो सभी स्टूडेंट्स में होना जरूरी है, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत से विद्यार्थी बहुत अधिक मटेरियल रख लेते हैं कि एक ही सब्जेक्ट की 2-3 बुक खरीद लेते हैं, 2-3 प्रकाशन से पेपर खरीद लेते हैं। ऐसे में उनके पास बहुत अधिक मटेरियल हो जाता है और कुछ इस बुक में से आधा पढ़ा, कुछ दूसरी बुक में से आधा पढ़ा। इस तरह से पढ़ने से उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, वो ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए हमेशा बहुत ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट का मटेरियल न रखें, क्योंकि इसमें एक कन्फ्यूज़न की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसलिए कुछ जो सिलेक्टेड राइटर होते हैं उन्हीं की बुक हमारे पास होना चाहिए। इससे हमारे समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी नहीं होगी। स्कूल और कोचिंग पर ही निर्भर न रहे, बल्कि अपनी पढ़ाई के लिए आप खुद समय निकालें। आज के समय में विद्यार्थियों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या खुद के लिए समय निकालने की है। सुबह से 7 बजे से जो स्कूल जाते हैं तो 2 बजे आते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, 3-4 घंटे ट्यूशन में चले जाते हैं, फिर उनके पास सेल्फ स्टडी के लिए समय नहीं बचता। कोचिंग और स्कूल के बीच वे थककर चूर हो जाते हैं। इसलिए अपने पढ़ाई के लिए आपको खुद समय निकालना होगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें। अपने डाउट ज़रूर उनसे क्लियर करें, लेकिन आप सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्राथमिकता दें। जिस दिन स्कूल और कोचिंग की छुट्टी हो उस दिन खुद की पढ़ाई के लिए अधिकतम समय निकालें। इस प्रकार टाइम मैनेजमेंट के द्वारा आपको खुद अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना होगा। परीक्षा के दिन कुछ नया मैटर पढ़ने ना बैठे। अक्सर विद्यार्थी इस असमंजस में रहते हैं कि परीक्षा के दिन नया पाठ, नया मैटर पढ़े या ना पढ़े। कुछ लोगों का मत है कि परीक्षा के दौरान नया पाठ याद नहीं करना चाहिए, घबराहट के कारण हम उसे याद नहीं कर पाते हैं। किंतु इस विषय में मेरा यह मत है कि आप परीक्षा के दिन
सर्वप्रथम वह मैटर याद करें जो सबसे अधिक स्कोरिंग है। कम अंक वाले प्रश्न आप बाद में याद करें। दूसरा, पहले वह रिवीजन करें जो आपने पढ़ लिया है। इसके पश्चात इतना समय अवश्य बचाएं कि यदि कोई कंटेंट आप नहीं पढ़ पाए हैं तो उसे भी आप एक नज़र जरूर पढ़ लें, ताकि अचानक यदि वो परीक्षा में आ जाए तो आप उस पर लिख पाएं। क्योंकि परीक्षा में इतना समय नहीं होता है कि हम वहाँ पर बैठकर किसी विषय के बारे में सोचें, विचारें और फिर लिखें। इसलिए एक बार या दो बार यदि आपने किसी विषय को पढ़ लिया है तो आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ये मेरा खुद का बहुत बड़ा अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। टीवी, म्यूजिक और लोगों के बीच रहकर पढ़ाई न करें। अधिकांश छात्रों में यह आदत देखी गई है कि वे टीवी देखते हुए, गाना गाते हुए, आपस में बातचीत करते हुए पढ़ाई करते हैं। इससे पढ़ाई पर से ध्यान हट जाता है। हम जो याद कर रहे हैं वो लंबे समय तक याद नहीं रहता है। इसलिए ये गलती ना करें। आपका ध्यान भटकता है, एकाग्रता नहीं रहती है, याद किया हुआ पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता है। इसलिए अपने मन को भटकने से बचाएं और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई करें। ब्रेक के दौरान क्या गलतियां ना करें। ब्रेक के दौरान कुछ बच्चे जो हैं वो व्हाट्सएप चलाते हैं, कुछ फेसबुक चलाते हैं, तो इस तरह से उनका मन भटक जाता है। फिर वो कुछ देर पढ़ते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि चलो फेसबुक पे देख लेता हूँ क्या हुआ, व्हाट्सएप पर देख लेता हूँ क्या हुआ। तो ऐसी गलती ना करें। ब्रेक के दौरान आप टहल सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, थोड़ा फिजिकल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल, टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें, खासकर एग्ज़ाम के दौरान। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो नकारात्मक आपको विचार देंगे, तो ऐसे नकारात्मक विचारों और दोस्तों लोगों से दूर रहें जो आपको होपलेस करते हैं, जो ये कहते हैं कि अरे क्या दिन रात किताब से चिपके रहते हो, बस क्या 99% लाना है। तो ऐसे लोग बहुत ही आपको डिसअपॉइंट करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोगों से दोस्ती रखें जो आपको प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, आपको आगे बढ़ाएं। हमेशा ब्रेक के दौरान अपने दिलो दिमाग से शांति, शक्ति और साहस को बटोरने का प्रयास करें। ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहें। अपना ज्ञान कभी भी छुपाए नहीं। हमें जो आता है, यदि कोई हमारा फ्रेंड हमसे पूछता है तो हमें उसे बहुत ही आसानी से बता देना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हम इसे नहीं बताएंगे और इसके हमसे कम नंबर आना चाहिए, हमारे परसेंटेज ज़्यादा आना चाहिए, तो यह भी गलत है। ऐसी प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होना चाहिए। ये कंपटीशन की भावना नहीं है, बल्कि एक जलन और ईर्ष्या की भावना है। इसलिए विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, न राजा हरण कर सकता है, न भाइयों में इसका बंटवारा हो सकता है, न ही यह हमारे ऊपर भार है। नित्य व्यय करने से यह बढ़ता है। विद्या का जो धन होता है वो सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपना ज्ञान दूसरों को देने से कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक बात और आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी दूसरों का अंधानुकरण न करें। प्रकृति ने हर व्यक्ति को अलग अलग बनाया है। सभी की शक्ति और स्वभाव भी अलग है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को दिन में सुबह उठकर पढ़ना अच्छा लगता है। किसी को बोलकर पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को लिखकर याद करना अच्छा लगता है। इस प्रकार सभी की अपनी अपनी प्रकृति है, अपनी अपनी आदत है। इसलिए सर्वप्रथम आप अपनी क्षमता, आदत, स्वभाव आदि से परिचित होइए और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई का शेड्यूल तय कीजिए। किसी का अंधानुकरण कभी ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। और हाँ,
एग्जाम के समय अपने नोट्स, अपने पुस्तक, पाठ्य सामग्री, कंटेंट सब कुछ व्यवस्थित रखें, इनको संभाल कर रखें, जिससे परीक्षा के समय चीजें आसानी से जब नहीं मिलती है तो आधा वक्त सिर्फ उन्हें ढूंढने में ही निकल जाता है और दिमाग अलग खराब हो जाता है। इसलिए समय हमेशा अपनी जो कंटेंट है उसको संभाल कर रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि छात्र अपने मित्र को नोट्स दे देते हैं और लेना ही भूल जाते हैं। इसलिए परीक्षा के समय किसी को भी नोट्स या अपनी कोई सामग्री न दें। प्रत्येक कार्य के लिए डेडलाइन निश्चित कर लें। आपको जैसे ही सेशन प्रारंभ होता है तो प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ना है। क्या याद करना है? आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर अपनी प्रत्येक कार्य के लिए डेडलाइन निश्चित कर लें। किस चैप्टर को कितने समय में याद करना है, किस विषय का कोर्स कितने दिन में पूरा करना है, किस यूनिट को किस दिनांक से किस दिनांक तक पढ़ना है। इस प्रकार आपको प्रत्येक कार्य के लिए डेडलाइन निश्चित कर लेना चाहिए और उसके अनुसार ही आपको कार्य करना चाहिए। फिर परीक्षा के समय बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, जैसे नोट्स बनाना। तो हमेशा नोट्स बनाकर याद करें ताकि हमें परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। रिवीजन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी कंटेंट लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। इसलिए आप समय समय पर रिवीजन करते रहें और रिवीजन नोट्स तैयार करना ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। परीक्षा के समय हमेशा अपने ध्यान को एकाग्र करें। ये बात तो हमने बहुत बार सुनी है, किंतु ध्यान से पढ़ो, एकाग्र चित्त होकर पढ़ो। किंतु मुश्किल तो यह है कि ध्यान एकाग्र करे कैसे, क्योंकि ध्यान हमेशा भटकता रहता है। कभी अतीत के गलियारों में भटकने लगता है तो कभी भविष्य की सतरंगी दुनिया में विचरण करने लगता है। कभी दोस्तों की बातें याद आ जाती है तो कभी फिल्म का कोई गीत याद आ जाता है। इसलिए हमेशा कंसंट्रेशन करना एक बहुत कठिन काम होता है। सर्वप्रथम आपको अपना पूरा फोकस अपने कंटेंट पर करना होगा। आप जो पढ़ रहे हैं उसके तह में, गहराई में जाकर उसे पढ़ें। स्वयं के अंदर से प्रश्न उठना चाहिए कि ये बिंदु कहाँ से आया, क्यों हुआ। उदाहरण के लिए आप कोई सवाल कर रहे हैं तो आपके अंदर ये प्रश्न आना चाहिए कि ये स्टेप कहाँ से आई। इस प्रकार जब हम बहुत गहराई में जाकर पढ़ते हैं तो हमारा मन या हमारा ध्यान कहीं भी भटकता नहीं है। जिस प्रकार हम किसी घोड़े को एक खूंटी से बांध देते हैं तो घोड़ा फिर दौड़ नहीं लगाता है, वह मात्र उसी स्थान के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक उसी प्रकार आपको अपने दिमाग को बांधे रखना है कि वह छलांगे न लगाए और नियत स्थान पर ही घूमता रहे। जब भी आपके दिमाग में 17 प्रकार के विचार आए तो आप उस समय कुछ समय के लिए निर्विचार होकर, एकटक होकर किसी वस्तु पर अपना ध्यान कंसंट्रेशन करें। मेडिटेशन की मदद लें। योग, व्यायाम, ध्यान के द्वारा अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। वास्तव में मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन का मतलब है अपने ध्यान को अपने वर्तमान कार्य पर केंद्रित करना। जो काम हम कर रहे हैं उसी कार्य पर अपना पूरा ध्यान फोकस करना। अर्जुन की तरह आपका ध्यान सिर्फ चिड़िया की आंख होना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, ठीक उसी प्रकार आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। एग्जाम के समय इंटरनेट, मोबाइल से दूरी बनाकर रखें। जहां तक हो सके सिर्फ जरूरी हो तो ही इंटरनेट और मोबाइल पर देखें, क्योंकि एक निश्चित समय निर्धारित कर ले कि इस समय से इस समय तक ही हमको मोबाइल देखना है। दिन रात आप इनमें उलझे न रहें। अनावश्यक रूप से किसी को फोटो सेंड करना, मैसेज करना, ये सब न करें। इससे हमारा दिमाग
सिर्फ इसी में लग जाएगा और पढ़ाई में नहीं लगेगा। और परीक्षा के दौरान जब हमको यदि बहुत अधिक नींद आए तो इस बात को ध्यान रखें कि 6-7 घंटे की नींद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद से आप ऊर्जावान फील करेंगे। हमेशा परीक्षा के समय हल्का फुल्का खाना खाएं। पढ़ते समय यदि नींद आने लगे तो थोड़ी चहलकदमी करें। लगातार एक जगह बैठकर न पढ़ें। नींद जब ज़्यादा आने लगे तो कुछ समय के लिए झपकियाँ जरूर लगें। इस तरह से हम अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत अधिक बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी से मेरा यह आग्रह है कि आप परीक्षा की तैयारी के लिए जी तोड़ मेहनत करें, किंतु परीक्षा को जीवन से बढ़कर न मानें। कुछ विद्यार्थी पेपर बिगड़ जाने पर गलत कदम उठा लेते हैं, आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। कुछ विद्यार्थी घर को छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह के नकारात्मक कदम न उठाएं। परीक्षा के अनेक अवसर मिल जाते हैं, किंतु जीवन सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलता है। जीवन अनमोल है। परीक्षा तो आती है जाती है, किंतु जीवन एक बार मिलता है, उसको जीना है। जीवन पर सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, हमारे माता पिता परिजनों का इस पर अधिकार है। आपके बिना उनका जीवन कितना बेरंग हो जाएगा, यह सोचिए। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप असफल ही क्यों न हो जाएं, किंतु कभी भी कोई भी आत्मघाती या नेगेटिव स्टेप न लें। अंकों की दौड़ से जीवन की दौड़ अधिक महत्वपूर्ण है। आमिर खान के द्वारा निर्देशित फिल्म 3 इडियट में भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि कोई जरूरी नहीं कि आप अंकों की दौड़ में अव्वल आकर ही सफल इंसान बनेंगे। आप अपनी पसंद के क्षेत्र में अव्वल रहकर भी एक सफल इंसान बन सकते हैं। यह क्षेत्र चाहे लेखन का हो या अभिनय का। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सुपरस्टार आमिर खान आदि पढ़ाई में अव्वल नहीं थे, किंतु आज अपने क्षेत्रों में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ आप जरूर सोच रहे होंगे कि एक और तो मैम हमें मेहनत करने पर जोर दे रही है और किंतु अंत में ये कह रही है कि परीक्षा से ज़्यादा, अंकों से ज़्यादा जीवन महत्व होता है। भला माजरा क्या है? छात्रों, यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारा उद्देश्य परीक्षा, पढ़ाई और अंकों के महत्व को कम आंकना नहीं है, किंतु मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करें, अपना 100% दें, जी जान लगाकर पूरे लगन और उत्साह से पढ़ाई करें। किंतु दुर्भाग्यवश यदि परीक्षा परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आता है तो आप निराश ना हो। अपनी असफलता को स्वीकार करें, अपनी कमियों को दूर करें, फिर प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। असफलता यह नहीं दर्शाती कि आप अयोग्य हैं, बल्कि यह बताती है कि आपके प्रयास में कमी है। अंत में ये शब्द कहूंगी कि ये प्रकृति का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। कर लो ये प्रण दृढ़ता से, हर हाल में सफलता पाना है। कुछ कर गुजर जाना है, कुछ करके दिखलाना है। कुछ कर गुजर जाना है, कुछ करके दिखलाना है। साथियों, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी है, परीक्षा से संबंधित मेरे विचार अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।